दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9, जिसमें हम लोग अवकल समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। और अवकल समीकरण क्या होता है, चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अवकल समीकरण के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लोग अवकल समीकरण को भी सॉल्व करना सीखेंगे। जिसमें हमारा जो प्रश्नावली जिस तरह से दिया रहेगा, हम क्रम से उसी के बारे में सीखते चलेंगे। तो हमारा जब प्रश्नावली शुरू होगा तो उसमें पहला चैप्टर हमारा कोटि और घात ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो इसमें हम कोटि और घात को ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं कोटि क्या होती है और घात क्या होती है और इसे ज्ञात कैसे किया जाता है। और इससे पहले हमें अवकल समीकरण को सीखना है और अवकल समीकरण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है और हमें किस अवकल समीकरण को इस वीडियो में पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर में ही पढ़ना है, इसके बारे में भी सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अवकल समीकरण होता क्या है या अवकल समीकरण कहते किसे हैं। पहले इसके बारे में हम सीखते हैं। अब यहाँ देखिए, तो जैसा कि हमने लिखा भी है, नोट डाउन किया है कि अवकल समीकरण जिसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, यदि स्वतंत्र चर, यहाँ पे x जो कि स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर, ये दो चर हैं जिसमें x को स्वतंत्र बताया गया है और y को परतंत्र चर हो, तो एक्स वाई और dy बाई dx से युक्त समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें x भी हो और y भी हो और x और y की मदद से dy बाई dx प्राप्त हो जाए, ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि dy बाई dx बराबर x प्लस 5 और यहाँ से dy बाई dx प्लस x साइन x बराबर 0। इसी तरह से हमने कई एग्जाम्पल दिए हैं। ये हमारे अवकल समीकरण होंगे। तो अवकल समीकरण को पहचानेंगे कैसे, ये ध्यान रखना है। अवकल समीकरण में हमारा मुख्य रूप से जो महान भूमिका होती है dy बाई dx की होती है। यहाँ पे हमें dy बाई dx दिखना अनिवार्य है। यदि x न दिखे, y न दिखे, तब पर भी हमारा अवकल समीकरण ही होगा, लेकिन dy बाई dx हमारा रहना चाहिए। अब कितनी कोट तक रहना चाहिए, ये कोट पे निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया dy बाई dx, तो यहाँ पे देखिए तो अवकलन जो dy बाई dx होता है एक बार किया गया है और इसी तरह से यहाँ पे आए तो दो बार किया गया, न तो यहाँ पे x है और न ही y है। तो ये भी हमारा अवकल समीकरण ही होगा। इसके बारे में हम आगे और भी कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि अवकल समीकरण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है कि अवकल समीकरण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा साधारण अवकल समीकरण और दूसरा आंशिक अवकल समीकरण। ये हमारे अवकल समीकरण के प्रकार दिए गए हैं। अब साधारण अवकल समीकरण क्या होता है या किसे कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है या किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ साधारण अवकल समीकरण में हमारा लिखा गया जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो। यहाँ हमने काफी संक्षेप में लिखा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ लेंगे। जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर जिसमें सिर्फ एक ही हो, उसे हम साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया dy बाई dx प्लस y बराबर 0। तो इसमें केवल एक ही हमारा स्वतंत्र चर दर्शाया गया है। जैसा कि यहाँ पे हमने अवकल समीकरण में पढ़ा कि x स्वतंत्र और y क्या हो, परतंत्र चर हो। तो यहाँ पे एक स्वतंत्र चर जो कि हमारा जानते हैं कि जब भी अवकलन पढ़ते हैं तो अवकलन में x y को छोड़ के बाकी शेष को हम अचर के अंतर्गत या परतंत्र के रूप में रखते हैं। ये हमने अवकलन में बताया भी है। अब यहाँ पे dy बाई dx प्लस x, तो यहाँ लिखा गया जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, तो यहाँ पे हमारा x जो है ये स्वतंत्र चर के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे dy बाई dx बराबर हमारा क्या लिखा गया 0। ये हमारा साधारण अवकल समीकरण होगा। अब यहाँ पे आंशिक अवकल समीकरण क्या होगा, जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो, किसी के भी सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक हो। जिसमें कहा गया दो या दो से अधिक हमारे जो स्वतंत्र चर होने चाहिए और किसी के भी सापेक्ष अवकल गुणांक यानी अवकलन किया हो। जैसे कि यहाँ पे देखें तो वाई स्क्वायर डी जेड अपान डी एक्स प्लस वाई डी जेड अपान डी वाई बराबर यहाँ पे लिखा गया है x। अब यहाँ पे देखें तो एक x आया है और एक y आया है। तो यहाँ से x और y हमारे जो है जो स्वतंत्र चर हैं। और यहाँ पे देखिए तो किसी के भी सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पे नीचे वाला भाग हमें ये दिखाता है कि उसी के सापेक्ष अवकलन किया गया है।
तो यहाँ से देखें तो x के सापेक्ष किया गया है और यहाँ पे देखें तो y के सापेक्ष किया गया है। तो यहाँ भी हमारे जो अवकलन किए गए अलग अलग फलनों के साथ किए गए हैं, जो कि हमारे आंशिक अवकल समीकरण को दर्शाते हैं। अब हम सीखेंगे अपने चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा भी है कि अवकल समीकरण की कोटि। अब हम कोटि के बारे में सीखने वाले हैं। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, यहाँ पे देखें तो समीकरण में विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकल की कोटि के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि जो अवकल समीकरण की कोटि होती है, जो भी हमारा समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण में जो सबसे उच्चतम कोटि का मतलब ये हुआ कि जिसका अवकलन सबसे ज्यादा बार किया रहेगा, वही हमारी इस अवकल समीकरण की कोटि होगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो dy बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई अपान डी एक्स टू, या हम इसे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स के पावर 2 इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे डी टू वाई अपान डी एक्स टू के माध्यम से ही पढ़ते हैं, प्लस वाई पावर 3 बराबर 0। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि कोटि हमारी क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया हमारा उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर। तो कहने का मतलब ये, जैसा कि हमने बताया कि जो अवकलन सबसे बार किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो एक बार इसका अवकलन किया गया तो यहाँ से एक कोटि होगी। यहाँ से देखें तो इसका अवकलन 2 बार। यहाँ पे घात जितनी ही बढ़ेगी इसी रूप में बढ़नी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, न कि होल स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 लिखा गया और यहाँ पे भी 2, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका अवकलन पुनः किया गया है। तो यहाँ पे देखें तो ये अवकलन 2 बार और ये अवकलन 1 बार, तो इसमें इसका अवकलन 2 बार किया गया है। तो यहाँ से निर्धारित होगी ये कोट, तो इसकी कोट ये होगी हमारी, जो ये 2 लिखी गई है तो इसकी कोट हमारी 2 होगी। यदि आप लोगों को न समझ में भी आए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ और भी एग्जाम्पल्स को बताने वाले हैं और चैप्टर्स को भी सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे कोटि और घात को ज्ञात करना। अब यहाँ पे हम अवकल समीकरण की घात ज्ञात करेंगे। उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर हमारी जो होती है अवकल समीकरण की घात होती है। इसमें हमारा कुछ पॉइंट भी दिया गया है कि जो अवकल गुणांक हो भिन्नात्मक तथा करड़ी मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो अवकल गुणांक दिया हो हमारा करड़ी से मुक्त और भिन्नात्मक रूप में न हो। तो यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल हमने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है, जो कि काफ़ी कंफ्यूज करने वाला एग्जाम्पल होता है और परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से क्वेश्चन को दे के हार्ड बना देता है, जो कि हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ कोटि और घात से आते हैं। या तो हमें अति लघुत्तरी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे या फिर हमें बहुविकल्पी के रूप में। तो आज हमारा 1 नंबर क्लियर होने वाला है। तो यहाँ से देखें तो dy बाई डी एक्स बराबर दिया है रूट में x प्लस डी टू वाई अपान डी एक्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया है क्लोज। अब यहाँ पे दिया गया है कि हमारा इसका घात क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग देखेंगे, कहेंगे तो ये यहाँ पे 1 बार अवकलन किया गया और यहाँ पे 2 बार, तो कहेंगे कि यहाँ पे कोटि हमारी 2 होगी। और घात देखें तो घात कहने का मतलब ये कि कह सकते हैं घात हमारी 1 होगी, लेकिन ये हमारा हो सकता है गलत हो, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि अवकल गुणांक भिन्नात्मक और करड़ी से मुक्त होना चाहिए। अब यहाँ से अवकल समीकरण ये हमारा है। अब यहाँ से हम कोटि और घात दोनों को सीखेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोटि ज्ञात करने के लिए और घात ये करड़ी से मुक्त होना चाहिए। तो पहले यहाँ हम इसे करड़ी से मुक्त करेंगे। अगर यहाँ पे ध्यान ये रखना कि करड़ी, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, अगर ये करड़ी लगा हुआ है, यहाँ पे बाहर कोई भी आंकिक मान, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है 2, फिर यहाँ से करड़ी लगा के लिखा रहता है 3, करड़ी लगा के फिर यहाँ पे 4, इस तरह से लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा वर्गमूल रूप में है और यहाँ पे घनमूल रूप में है और यहाँ पे चतुर्थ घात के रूप में है। तो यहाँ पे हमें अगर 2 घात होती है वर्ग करते हैं, 3 घात होती है हम घन करते हैं और यहाँ पे 4 घात होती है तो हम घात में 4 करते हैं। तो इस तरह से हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो यहाँ से लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, अब जानते हैं कि जब करड़ी हमारी हटती है तो घात हमारे बटे के रूप में आ जाता है। अब यहाँ पे देखें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस डी टू वाई अपान डी एक्स टू यहाँ पे,
और ये देखिए तो करड़ी जब मुक्त होगी तो यहाँ से हम बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, और ये जब करड़ी हटेगी यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो कहने का मतलब ये कि हमारी घात वहाँ पे हमेशा 2 होती है। तो जब करड़ी मुक्त करेंगे तो घात 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 लिख दिया जाए तो यहाँ 1/3, 4 लिख दिया जाए तो 1/4, यहाँ पे जो भी आ जाएगा बटे में हम उसी को रख देंगे। अब यही ध्यान रखना है कि जब यहाँ से घात को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये घात हमारी रिवर्स के रूप में यहाँ आएगी। रिवर्स मतलब होता है कि यहाँ पे ये घात उल्टे रूप में लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे 1/2 है तो इस तरफ आएगा तो 2/1, तो 2/1 को हम कह सकते हैं 2, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं dy/dx। अब यहाँ पे 2 ही बचेगा तो यहाँ से पावर में हो जाएगा हमारा इस तरह से 2, बराबर यहाँ बचेगा x प्लस d2y/dx2। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कोटि और घात को। अब यहाँ से हम सीख लेते हैं कोटि को और घात को। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर्स में कोटि और घात को ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ से अब कोटि कैसे ज्ञात करेंगे और घात कैसे ज्ञात करेंगे। तो कोटि हमने यही बताया कि जो अवकलन सबसे ज़्यादा बार किया रहेगा। तो यहाँ से देखें तो अवकलन dy/dx, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक बार अवकलन किया गया है, और यहाँ पे d2y/dx2, तो यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया है। जो अवकलन जितनी बार किया रहेगा वही हमारी कोटि होती है। कोटि का निर्धारण यहाँ से होता है d के पास से, जहाँ पे यह पावर में लिखा है, या x के पावर में जो यहाँ नीचे पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए तो 2 लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा 2 बार अवकलन किया गया है, तो कोटि हो जाएगी हमारी 2। अब यहाँ से हमें कोटि पता चल गया कि हमारी कोटि क्या होगी, 2 होगी। अब यहाँ से घात का निर्धारण करेंगे। तो घात हमने यही बताया कि जो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर, तो उच्चतम कोटि का हमारा अवकलज क्या था, यही d2y/dx2। अब इसके घात में कुछ देखें लिखा गया है, तो जब नहीं लिखा गया तो इसे हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे घात में 1, क्योंकि यहाँ पे जहाँ कुछ भी नहीं रहता घात हमेशा 1 ही रहती है, तो यहाँ पे इसका घात 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से इसका घात क्या होगा, 1। ये हमारा कोटि होगा और ये हमारा घात होगा। नेक्स्ट है जो कि हमारे कोटि और घात, इसमें भी ज्ञात करना है, और इसमें ये हमारा इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल है। इसके बाद हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया d4y/dx4 माइनस साइन d3y/dx3 बराबर में 0। तो यहाँ से जैसा कि हमने लिख भी दिया कि कोटि हमारी क्या होगी, 4 होगी, और यहाँ पे घात ज्ञात करना है। तो घात को ज्ञात करने के लिए हमने यही बताया है कि जो अवकलन सबसे अधिक बार किया रहेगा उसके घात में जो भी लिखा रहेगा वही हमारी घात होगी। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे कि साइन, टेन, कॉस जो भी 6 होते हैं, उसके साथ में अगर यहाँ पे उसके थीटा के रूप में अवकलित भाग, कह सकते हैं कि अवकलन किया हुआ भाग, जैसे dy/dx या जितने भी बार अवकलन किया गया हो, इस तरह से अगर लिखा रहेगा तो वहां से हमारी घात परिभाषित नहीं हो सकती। कह सकते हैं कि घात जो होगी हमारी अपरिभाषित होगी। घात क्या होगी, हमारी अपरिभाषित होगी। अब घात अपरिभाषित क्यों होगी इसके बारे में हम बताने वाले हैं यहाँ थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम साइन y लेते हैं, तो साइन y अगर इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो लिखते हैं d/dx, और यहाँ पे जानते हैं कि साइन y, तो साइन y का अवकलन होता है हमारा cos y। और यहाँ पे देखें तो हमने फार्मूला यही पढ़ा है अवकलन के लिए कि d/dx साइन x बराबर होता है कि हमारा cos x। और हमने बताया भी है कि अगर इस फार्मूले से थोड़ा सा भी अगर चेंज रहेगा तो हमें पुनः उसका अवकलन करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें तो x तो था नहीं, ये हमारा है क्या, y, तो इसका जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये आएगा dy/dx, इस तरह से निकल के आता है। अब यहाँ पे देखें तो हमारा थीटा सिर्फ y ही है, लेकिन जब अवकलन किया हमने तो जो अवकल समीकरण dy/dx आया ये इसके गुणांक के रूप में आगे लिखा गया है, जिसे हम इस तरह से भी आगे करके लिख सकते हैं dy/dx cos y, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो हम घात को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से न लिख के यहाँ पे अवकलन करके ही लिखा गया है। जब भी जिस क्वेश्चन में इस तरह से देखने को मिलेगा वहाँ पे हम घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, वह घात हमारी अपरिभाषित होगी। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन या एग्जाम्पल भी कह सकते हैं इस वीडियो का है। अब हम अपने अगले वीडियो में चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।